नमस्ते बच्चों। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक हमने जो है पार्ट 1 में कंप्लीट किया है, जिसमें डिटर्मिनेंट को समझा है। और आज जो डिटर्मिनेंट्स के आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स हमने जो है डिटर्मिनेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। और अगर कोई क्वेश्चन हमको करना है तो क्वेश्चन करने में चैलेंज क्या है कि एक शॉर्ट में आंसर जो है सही आए, तो मानना कि आंसर सही आया है। अगर ये डिटर्मिनेंट को करना बहुत ही सिंपल है, पर थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मान लो कि हमने एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन क्या है 3 - 1 2। हम एक क्वेश्चन को लेते हैं जिस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन यहां पे हम ले रहे हैं 3 - 1 2 1 1 7। और जो है हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन जो है एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिया है इसको करना बहुत ही आसान है, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको एक शॉर्ट में आंसर को निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको डिटर्मिनेंट्स आता नहीं है, हमें आता है, पर यहां पर हम कैलकुलेट जो है गलत करते हैं। अभी हम जो डिटर्मिनेंट्स दिया है इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम किसी से एक्सपेंड करें, वी विल गेट सेम आंसर। अभी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पर हम फर्स्ट रो से ये जो अपनी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम जो है यहां पे एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा 3। अब यहां पे हमारा ये कोफैक्टर बच रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 - 14, ये यहां पे आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां पे क्या सेकंड आ जाएगा, सेकंड हमारा आएगा माइनस ऑफ 1। अब हम जो है सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड कर लेंगे। तो क्या यहां पे क्या आ जाएगा 1 4 जा 4 -0, ये यहां पे आ जाएगा। उसके बाद हम जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा +2। उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 - 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा -10 आएगा, -10 × 3 -30 हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा 4 × प्लस, तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 × 4 4 आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4। तो यहां पर जो है आ जाएगा आंसर -22। आप लोगों में से जिसका भी आंसर -22 वन शॉट में आया है वो माने कि ये जो है उन्होंने सही तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब बच्चों यहां पर जो है हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से जो है हम जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, पर यहां पर हमने जो है फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। ये जो है दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट दैट वी कैन एक्सपेंड इट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम to get the same answer. This is the one of the property of the determinant that we can expand it from any row or any column to get the same answer. अब यहां पे हम एक जो है ट्रिक आपको देते हैं। वो ट्रिक क्या है, अगर कोई आसान तरीका हो सकता है तो उसको हम जो है ट्रिक बोलते हैं। तो ये एक आसान तरीका हम यहां पर आपको जो है समझाने जा रहे हैं। अगर हमको इसको एक्सपेंड करना है तो व्हाट वी कैन डू, हम एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 2 रोज है इसको जो है हम जो फर्स्ट 2 रोज है इसको हम जो है रिपीट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं।
हम कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं। हम फर्स्ट 2 रोज को रिपीट करें या फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करें, आंसर हमारा जो है सेम ही आएगा। तो हम यहां पर फर्स्ट 2 रोज को जो है रिपीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 रोज को हमने रिपीट किया तो हमने क्या पाया, 3 माइनस 1 2 1 1 7। हमने जो है फर्स्ट 2 रो को यहां पर जो है रिपीट कर दिया है। अब यहां पर हमको करना क्या है, हम यहां पर इसको जो है कैसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो हमारा जो है ये तरीका हो गया कि हम इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा वो हम यहां पे लिख देते हैं। 3 1 जा 3 और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4, हमने यहाँ पर जो है 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 0 माइनस 1 जा 0 हो जाएगा और माइनस 1 7 जा जो है माइनस 7 आ जाएगा। इस तरीके से जो है अब हमने 0 से हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया, 0 आया और 0 अगेन 7 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमने जो है इस तरीके से जो है डायगोनली हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1 2 जा 2 2 2 2 जा 4 0 माइनस 1 जा 0 और 0 7 जा 0। तो ये यहां पर जो हमारा आया ये आया हमारा जो है 16। अब हम जो है सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है डायगोनली इस तरीके से। इस तरीके से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो दूसरा जो है हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, यहां पे क्या है 0 है तो 0 1 जा 0 0 2 जा 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा जो है 0 आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, तो यहां पे आ गया 42। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -1 और -1 4 जा क्या हो जाएगा -4। तो यहां पर जो है जो मल्टीप्लाई करके आएगा -4 आ जाएगा। तो अब हम जो है इसको जो है सिंपली जो है इसको ऐड कर देते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा +38। अब हमने देखा कि यहां पर हमने जो है मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 12 4 0 आया तो इसको हमने सम किया तो 16 आ गया। यहां पर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 42 -4 यानी यहां पर 38 आ गया। अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड यानी 16 माइनस 38। तो 16 माइनस 38 हमने यहां पे लिखा तो क्या आ गया यहाँ पे जो है -22। तो हमारा जो आंसर आया, हमारा आंसर यहां पर भी क्या -22 आया और यहां भी -22 आया। तो इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि कई सारे जो स्टूडेंट को लगेगा कि ये सारी चीजें तो हमें जो है पता है, पर हम यहां चाहते हैं कि व्हाट आई वांट, हम किसी को डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन बहुत अच्छे से कर रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको जो है चीजों को स्लोअर स्पेस में जो है स्लोअर पेस में स्टडी करना पड़ेगा। जब हम स्लोअर पेस में स्टडी करते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और जब कॉन्सेप्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो जब हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन वहां पे नॉर्मल क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में जेईई मेंस के में पूछे नहीं जाएंगे, वहां पर जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वहां पर आपको जो है क्वेश्चन सिंपल होगा पर वहां पे कुछ ट्रिक्स होंगे। वो ट्रिक्स कैसे होंगे, कुछ आप जो है प्लस माइनस के एरर कर सकते हैं या फिर आप जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें कि आपका जो आंसर आएगा वो जो है गलत आएगा। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स पता होने चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो हमने ट्रिक अप्लाई की है जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करके जो है आंसर निकाला है, ये जो है मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो है आसान तरीका है। पर बच्चों अगर आपने जो ये प्रैक्टिस इस तरीके के जो है
इस तरीके के जो है प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इस प्रैक्टिस को अप्लाई करिए। पर अगर आपको ये जो है ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इस तरीके के प्रैक्टिस को अप्लाई करिए, जिससे कि आपको जो है वन शॉट में आंसर जो है सही आना चाहिए। और वो आंसर जो है अगर वन शॉट में आंसर सही आ रहा है तो ही आप मानिए कि जो है वो आंसर जो है आपका जो है सही आ रहा है। अब अगर जो है दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया कि दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4 3 -2 1 1 2 और 5 1 7 इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। और इस डिटर्मिनेंट को हमको जो है सेकंड कॉलम से हमको एक्सपेंड करना है। तो जब हम सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब हमने जो है जो ट्रिक समझी है वो ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो हमको यहाँ पे जो एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन करने के लिए जो है आप जो है सेकंड कॉलम से इसको एक्सपेंड करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। हम जो है इसको अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है एक्सपेंड करते हैं। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना मतलब हमारी जो फर्स्ट 2 रोज है हमने इसको जो है अगेन जो है रिपीट कर दिया। 4 3 -2 1 1 2 हमने जो है इस तरीके से जो है हमने फर्स्ट 2 रोज को हमने यहां पर रिपीट कर दिया। अब यहां पर हमको क्या करना है, सिंपल सा जो है हमने ये जो है इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। यहां पे 28 आ गया, 1 1 जा 1 और 1 -2 जा जो है -2 आया, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। इस तरीके से जो है यहाँ पे 28 जो है -2 और 30 ये यहां पर आ गया। अब इसी तरीके से जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा कि -2 1 जा -2 -2 5 जा जो है -10। यहां पर क्या आ जाएगा -10 आएगा। उसी तरीके से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यहां पर 8 आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा 7 × 3 मतलब 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 21 1 जा 21, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा 28 में से -2 जाएगा तो 26 बचेगा। 26 और 30 जो ऐड होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा -10 में से 8 चला जाएगा तो -2 बचेगा। और -2 जो है यहाँ पे अगर ऐड होगा तो क्या बचेगा, यहां पे आ जाएगा 19। तो यहां पर 19 आया और यहां पर 56 आया। राइट साइड में से हम जो है लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 56 - 19। तो हम इसको अगर जो है 56 में से 19 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 37। तो 37 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है हम जो है ट्रिक्स के साथ भी सॉल्व कर रहे हैं। और अगर इसको जो है हम जो है सेकंड कॉलम से अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आंसर आता है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सेकंड कॉलम हमारा ये है, तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, चूंकि ये सेकंड है तो यहाँ पे जो है C12 है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -3 यहाँ पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहां पे क्या जाएगा -3 आएगा। और ब्रैकेट में क्या आएगा, हम इसका कोफैक्टर लेंगे तो जो है हमारा जो है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 7 1 जा 7 और 5 2 जा -10 ये आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो यहां पर जो है 1 लिखा हुआ है तो यहां पर जो है 1 2 3 4 5 आ रहा है तो ये जो हमारा जो यहां पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा हमारा जो है +1 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो
तो यहाँ पे +1 आएगा। तो हमने ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट जो है सेकेंड कॉलम और हमने जो है सेकेंड रो हाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 28 माइनस 28 माइनस जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो जो है ये आ जाएगा +10। तो 28 + 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहां पर आ जाएगा -1 और यहां पर जब -1 आएगा तो हमने सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को हाइड कर लिया। तो क्या आ जाएगा 4 2 8 माइनस, ये हमने हाइड किया तो 4 2 8 माइनस ये हो जाएगा +2। तो यहां पर आ जाएगा +8 + 2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा। ये +9 आएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा -10 आएगा। तो हम जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 9 8 जो है 17 ये आ जाएगा 47 - 10। तो यहां पर क्या आ गया जो है 37। तो हम देखते हैं कि ये जो आंसर आया है, यहां पर जो आंसर आया है और जो यहां पर आंसर आया है सेम आया है। हमने एक ट्रिक से आंसर निकाला और हमने जो है सेकेंड कॉलम को एक्सपेंड करके निकाला तो हमारा आंसर जो है सेम आया। तो आई होप कि एक्सपेंड करना डिटर्मिनेंट्स को आप जो है सीख गए हैं, किसी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये एक्सपेंशन जो है 3/3 डिटर्मिनेंट का है। और अगर जो है 2/2 डिटर्मिनेंट्स को 2/2 डिटर्मिनेंट को हमको एक्सपेंड करना है तो यह भी बहुत आसान होता है। हमने 3/3 डिटर्मिनेंट को जो है एक्सपेंड करना यहाँ पे सीखा है। अगर 2/2 डिटर्मिनेंट्स है और अगर इस तरीके से लिखा है कि 1 3 -2 -4, इस तरीके से हमारा कोई डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है जो है 2/2 टाइप का डिटर्मिनेंट्स है, तो इसका एक्सपेंशन भी जो है बहुत आसान है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -4 आ जाएगा और उसके बाद जो है माइनस का साइन लगेगा और क्या होगा -2 × 3 यानी -2 × 3, ये जो है हमारा जो है एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो 2/2 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत आसान है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर 2/2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो हम जो है क्रॉस इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -4 माइनस का साइन लगेगा, उसके बाद -2 × 3 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 आ जाएगा। -6 माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा +6 आ जाएगा। अब यहाँ पे +6 आया, यहाँ पर -4 आया तो यहाँ पर जो है 2 आ गया। तो हमको 2/2 डिटर्मिनेंट का भी जो है एक्सपेंशन करना आना चाहिए। अब अगर जो है 1/1 का डिटर्मिनेंट्स है, अब 1/1 डिटर्मिनेंट्स अगर दिया हुआ है तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है 1/1 का डिटर्मिनेंट दे दिया गया है तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना सिंपल सा आसान है। यहाँ पर हमारा जो है 5 आ जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पर जो है -5 लिखी है तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में या यहाँ पे जो है -5 ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये अगर मॉड का केस होता तो वहां पे ये केस बदल जाता, पर यहाँ पर डिटर्मिनेंट से तो डिटर्मिनेंट से बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा -5 अगर यहाँ पे लिखा है तो जो है डिटर्मिनेंट के अंदर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है -5 आ जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये मान लो डिटर्मिनेंट्स हमारा a है तो हम इसको जो है लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स a = -5, क्योंकि इस तरीके से हमको जो है अगर हमने इस तरीके से कोई चीज लिख दी, इस तरीके से हमने अगर कोई चीज लिखी
तो वहां पर जो है हमसे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसको हम मॉड समझ सकते हैं, और जब इसको मॉड समझ लेंगे तो ये जो है गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। तो होप 3/3 डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं वो हमको पता चल गया। उसका एक्सपेंशन जो है ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। और अगर 2/2 डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है तो उसका आंसर कैसे निकालना है, और अगर 1/1 डिटर्मिनेंट्स दिया है तो उसका आंसर कैसे निकालना है। होप बच्चों आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतने लंबे कैलकुलेशंस होते हैं कि हमको जो है कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हम जो पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी डिटर्मिनेंट की सारी रोज और कॉलम को अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, किसी डिटर्मिनेंट की सारी रोज और कॉलम को ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो ट्रांसपोज करने का मतलब है कि हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स में अगर हम एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके आर रोज और सी कॉलम है, तो अगर मैं उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाऊंगा तो उसमें जो है सी रोज और आर कॉलम हो जाएंगे। अगर आर रोज और सी कॉलम का मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी रोज और आर कॉलम हो जाएगा। मतलब अगर कोई 2/3 का मैट्रिक्स है तो हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 3/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंस डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, डिटर्मिनेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, तो एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज अगर हमने किया तो रोज को कॉलम और कॉलम को रोज की जगह पे अगर हमने लिखा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है और उस डिटर्मिनेंट को हम यहां पे लिख देते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, हमने एक डिटर्मिनेंट्स यहां पर लिख दिया। और ये जो डिटर्मिनेंट्स हमने यहां पर लिखा है, अगर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं डेल्टा है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, हमने जो है रोज की जगह पे हमने जो है रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया और कॉलम को जो है हमने यहां पर रोज में कन्वर्ट कर दिया, तो मान लो इसकी वैल्यू जो है हमारी जो है क्या है, डेल्टा है। तो हमने इसको जो है ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, हमने रोज को जो है कॉलम की जगह पे लिख दिया, B1 B2 B3, हमने जो रोज जो सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और जो हमारी तो थर्ड रो है, थर्ड रो को हमने जो है थर्ड कॉलम में C1 C2 C3 हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू अगर हमारी जो है डेल्टा आ रही है तो इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो इसकी वैल्यू में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया है किसी डिटर्मिनेंट को तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी डिटर्मिनेंट की सारी रोज और कॉलम को हमने अगर ट्रांसपोज कर दिया है, तो ट्रांसपोज करने का मतलब है कि हमने अगर आर रोज और सी कॉलम है और अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी रोज और आर कॉलम हो जाएगा। मतलब अगर कोई 2/3 का मैट्रिक्स है तो वो जो है ट्रांसपोज करने पे 3/2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। सो कि डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमने रोज को, हमारी जो रोज है उसको हमने जो है कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी जो रोज है और जो कॉलम है, इससे क्या होगा, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारी
जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि हमारा जो डिटरमिनेंट है उसकी जो है प्रॉपर्टी पे जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम जो है 3/3 डिटरमिनेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर 3/3 डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी जो इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी डेल्टा क्या आ जाएगी, जो है A11 C11 प्लस हमने जो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया है तो C12 यहां पर हो जाएगा C12 प्लस A13 C13। इस तरीके से जो है हमारा जो डिटरमिनेंट्स है उसका जो वैल्यू है, ये अगर हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया तो हमारा जो है डिटरमिनेंट की जो वैल्यू डेल्टा आएगी A11 C11, यानी A11 का कोफैक्टर जो है C11, A12 का कोफैक्टर C12, A13 का कोफैक्टर जो है C13, ये आएगा। पर अगर हमने जो है यहां पर जो है एक्सपेंशन जो है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग किया तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम हमने लिखा तो फर्स्ट कॉलम क्या है C11, और जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या हो जाएगा C11 आएगा प्लस यहां पर क्या हो जाएगा A21 C21 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा C21 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा A31 C31। अगर हमने फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन किया तो हमारा आ जाएगा A11 C11, A11 का कोफैक्टर C11 आएगा, A21 का कोफैक्टर C21 आएगा, A31 का कोफैक्टर जो है C31 आएगा। तो हम इसको लिखें या जो है हम इसको लिखें तो एक्सपेंशन ऑफ एनी डिटरमिनेंट इस रो के एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी ये जो है वैल्यू आ जाएगी उस जो है डिटरमिनेंट की। तो यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट को उसके रो के एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। हमने यहां पर रो के अकॉर्डिंग किया है, यहां पर भी हमने कॉलम के अकॉर्डिंग किया है। तो हम किसी भी रो के एलिमेंट के उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो जो है वो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा और वो उसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो किसी रो के एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी एक कॉलम के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाता है, वो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब जो है कोई 2/2 जो है 2/2 का जो है डिटरमिनेंट्स है, तो अगर वो इस तरीके से लिखा हुआ है 2 3 -5 4, इस तरीके से 2/2 का डिटरमिनेंट्स अगर लिखा हुआ है तो इसके कोफैक्टर को अगर हमको लिखना है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा। अगर C11 की बात करें तो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पर अगर C12 की बात करें तो C12 अगर हमको लिखना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइट हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा -5। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी जो है 5, क्योंकि यहां पर जो है 1 + 2 3 हो जाएगा तो इसलिए माइनस का साइन आएगा और माइनस के साइन से वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब जो है C21 निकालते हैं, तो C21 हमको अगर निकालना है तो C21 के लिए हमको क्या होगा, सेकेंड रो और जो है हमारा फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि यहां पर जो है ऑड नंबर आ रहा है तो इसलिए यहां पर माइनस आएगा। और अगर हमने C22 निकालना है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड किया तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो हमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया, 2/2 का कोफैक्टर निकालना सबसे आसान है, और ये जो है हमारी जो है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है। तो अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी
को समझ लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने ये देखा कि रोज और कॉलम को अगर हमने इंटरचेंज किया, रोज को कॉलम में लिखा और कॉलम को रोज में लिखा, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो जो है सेम आएगी। सेकेंड हमने क्या देखा कि हमने किसी रोज को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया या फिर किसी कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और हमने जो है 2/2 डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को लिखना सीखा। 2/2 के डिटर्मिनेंट्स के हमने कोफैक्टर को यहाँ पे लिखा। तो होप आपको बच्चों फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब जो है जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम यहां पर सीखते हैं कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, वो क्या कहती है। अगर हमने अभी तक सीखा कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। पर हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो वैल्यू जो है 0 आती है। हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि अगर जो है हमने जो है A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 और जो है C23 हमने इस तरीके से लिख दिया। हमने जो है किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम कॉलम में कर सकते हैं। किसी रोज को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से हमने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू है वो जो है 0 आ जाएगी। इसको हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं और ये हमारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है। अब ये जो है सेकंड कॉलम के लिए भी अगर हम करना चाहें तो सेकंड कॉलम के लिए कैसे कर सकते हैं, जो है अगर हम इसको जो है सेकंड कॉलम में करें तो हमारा क्या हो जाएगा, A12 C11 प्लस जो है हमारा जो सेकंड कॉलम होता है वो हो जाएगा A22 और उसके बाद हमारा जो है C21 लिख दिया और A12 A22 और A32 लिखा और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि C, अब यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 22 हुआ तो यहाँ पे क्या जाएगा जो है 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो जो है 0 आएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर को जो है सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से जो है सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हम इसको जो है एग्जांपल में समझ लेते हैं कि अगर कोई इस तरीके से हमारा जो है डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 1 3, कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 1 3 और 1 1 7 और 2 1 9, इस तरीके से हमारा कोई जो है डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम जो है थर्ड रो के फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रो है ये हमारा जो है फर्स्ट रो है और इसको जो है हम थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां पे लिख दिया हमने जो है 5। हमारा जो थर्ड रो है, थर्ड रो का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये हमने ये और इसको हाइड कर लिया तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस 3, ये आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो सेकंड ये है यहां पे आ जाएगा -1 और हमने इसको और इसको हाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारा 7 5 जा 35 -3, ये आया। उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा +3 और हमने +3 लिखा यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमने थर्ड रो के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 -2, 5 माइनस जो है 2 आ जाएगा, 5 -1 आ जाएगा, 5 -1 हो जाएगा। तो यहां पर जो है हम इसको जो है अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 5 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 4 -1 इंटू 33
32 प्लस यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 4, तो यहां पे आ जाएगा 20 माइनस 32 प्लस 12। तो ये क्या हमारा देखते हैं कि 12 प्लस 20 इक्वल टू 32 माइनस 32, तो यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहां पर देखते हैं कि हम किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है 0 आ जाती है। तो ये हमारी जो है थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि हम किसी भी रो को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है, 0 आ जाती है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी डिटरमिनेंट्स की है कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम किसी डिटरमिनेंट को कि दो रोज को इंटरचेंज कर दें, किसी डिटरमिनेंट्स की दो रोज को इंटरचेंज कर दें या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहता है, यानी साइन जो है साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर हमारा वैल्यू 6 आ रहा है तो वहां पर जो है अब जो है जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। अगर हमने जो है किसी डिटरमिनेंट के रोज को इंटरचेंज कर दिया या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, यानी साइन जो है चेंज हो जाएगा। यानी पहले 6 आ रहा था तो अब जो है -6 आएगा। यानी हमारी कोई डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और डिटरमिनेंट्स हमारा इस तरीके से दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से हमारा कोई जो है डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि हमने इसकी जो है दो रोज को हमने दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये फर्स्ट रो और दो रो को हमने जो है इंटरचेंज कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू आएगी हमने यहां पे लिख दिया B1 B2 B3। हमने यहां पे जो है दो रोज को इंटरचेंज किया A1 A2 A3 और यहां पे लिख दिया C1 C2 C3। तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू जो है हमारी जो है ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ डेल्टा आएगी। यानी अगर हमने दो रोज और दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जो है माइनस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एक इंटरचेंज पे 1 साइन और दो इंटरचेंज अगर हमने कर दिया यानी दो इंटरचेंज किया तो मतलब एक साइन वापस आ जाएगा, यानी वो वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जितने आप चेंजेस करोगे रो और कॉलम में, हर रो के चेंज करने से माइनस साइन ऐड हो जाएगा और हर कॉलम के चेंज करने से एक माइनस का साइन आएगा। पर ध्यान रखना रो और को कॉलम मत बना देना, रो को कॉलम मत बना, यानी इवन नंबर ऑफ रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो अगर ऑड नंबर ऑफ रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, माइनस में आएगी। अब इसका लॉजिक कितना सिंपल है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने जो है कोई चेंज किया तो हमारे पास इसका लॉजिक समझना बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है प्लस है, हमने यहाँ पे प्लस माइनस प्लस देखा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमने इसको जो है सेकेंड रो के अकॉर्डिंग अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस इस तरीके से आएगा। तो हमारी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो जो है माइनस में आएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हमारी जो है फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमने अगर रोज को हमने इंटरचेंज कर दिया तो हमारी वैल्यू जो है सेम रहेगी, वैल्यू जो है उसमें जो है कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यानी एक इंटरचेंज पे 1 साइन चेंज होगा, दो इंटरचेंज करने के बाद अगर हमने दो इंटरचेंज कर दिया तो हमारी वैल्यू जो है वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी जितने हम चेंजेस करेंगे रो और कॉलम में, हर रो के चेंज से जो है एक माइनस का साइन आएगा और हर कॉलम के चेंज करने से भी एक माइनस का साइन आएगा। अब ध्यान ये रखना है कि रो और कॉलम जो है आपस में हम जो है आपस में नहीं कर दे, रो को कॉलम और कॉलम को रो नहीं बना दे। यानी इवन नंबर ऑफ रो और कॉलम के चेंज कर रहे हैं
तो उसकी वैल्यू में के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर ऑड नंबर ऑफ रो और कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फोर्थ प्रॉपर्टी। हमारी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करते हैं। यहां पे जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर कोई डिटरमिनेंट की कोई रो और कॉलम जीरो हो तो वो पूरा जो है डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगा, वैल्यू का ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको समझना जो है बहुत आसान है। अगर कोई डिटरमिनेंट हमारा लिखा हुआ है और उसकी फर्स्ट रो जो है जीरो है और हमने 2 3 5 6 7 8 ऐसे हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लिख दी, तो हमारा ये जो डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो है जीरो आ जाएगी। और इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जीरो को जो है फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड करते हैं तो जीरो को हमने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा, फिर सेकंड जो है हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जीरो आएगी, और जो थर्ड जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे समझने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट की कोई रो और कॉलम अगर जीरो है तो पूरा जो है डिटरमिनेंट ही जीरो हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे समझना, फिफ्थ प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान है। इसको हमने समझ लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी को समझ लिया कि हमने दो रोज को इंटरचेंज किया या दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो एक माइनस का साइन ऐड हो जाएगा। और अगर हमने इवन नंबर ऑफ जो है रोज और कॉलम को चेंज किया है तो हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर हमने ऑड नंबर ऑफ जो है रोज और कॉलम में चेंज किया है तो हमारी वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने समझ लिया, फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ लिया। अब जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्स प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है कि सिक्स प्रॉपर्टी ये बताती है कि एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज और कॉलम, अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई आइडेंटिकल है या फिर सेम है या इक्वल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है जीरो हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर 5 8 7 लिखा है और यहाँ पे 1 1 2 और यहाँ पे 1 1 2 जो है टू रोज यहाँ पर जो है हमने जो है सेम लिख दी। तो अगर दो लाइन सेम हो गई मतलब डिटरमिनेंट वहां पे क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और वैनिश होने का मतलब है कि वैल्यू जो है जीरो आ जाएगी। अगर कोई डिटरमिनेंट्स है और उसकी जो है कोई दो रोज और कॉलम, अगर दो रोज और कॉलम आइडेंटिकल है या सेम है या फिर बोल सकते हैं इक्वल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर दो लाइन सेम हो गई तो मतलब डिटरमिनेंट जो है वैनिश हो जाएगा और वैनिश होने का मतलब है कि वैल्यू हमारी जो है जीरो हो जाएगी। और हमारी जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी को हम यहां पे समझते हैं कि सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या कहती है कि अगर हमें किसी डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन निकालना है या फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो it will not multiply each and every element. It will either multiply with any row or any column. That can be, it will be your choice. पर अगर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसको अगर यहां पे एग्जांपल समझते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरीके से कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इसको हमने अगर जो है m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम किसी भी रो और कॉलम से इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। हमको सारे रोज और कॉलम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर जो है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो से हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, m a1 m a2 m a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये हो गया। अगर हम इसको जो है थर्ड रो से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो है a1 a2 b1 c1 A2 B2 C2 और MA3 MB3 और MC3 इस तरीके से जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट्स की
यहां पर हम देखते हैं कि हमने जब m से जो है किसी एक रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू जो है सेम आएगी। ऐसे ही अगर हम कोई वैल्यू को कॉमन लेना है तो हम किसी रोज और कॉलम में से जो है कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट्स को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर जो है किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमको कॉमन कोई चीज लेनी है तो किसी रो या फिर कॉलम से हम उस चीज को कॉमन ले लेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो डिटर्मिनेंट्स है, उसकी वैल्यू में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी, जिसको हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब जो है हमने यहाँ पे अगर वो जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया, यहाँ पे 6, 12, 18 लिख दिया, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 5, 6, 7 लिख दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम जो है यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो 6 से हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7। ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट्स लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 रोज यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। पर हमने सेवेंथ प्रॉपर्टी से क्या समझा कि किसी भी रो से हमने जो है कोई नंबर हमने कॉमन भी ले सकते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो और कॉलम में जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी जो 8th प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी 8th प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है और उसको हमने इस तरीके से लिखा है a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया a3 और यहाँ पे आ गया a4, b3, b4, c3, c4। इस तरीके से अगर कोई डिटर्मिनेंट्स लिख दिया गया तो उसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं और ये हमारा जो डिटर्मिनेंट्स लिखा जाएगा वो हो जाएगा a1, a3, a4, b1, b3, b4, c1, c3, c4 और प्लस हम जो दूसरा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो है a2, a3, a4, b2, b3, b4, c2, c3, c4, मतलब दिस प्लस दिस, इस तरीके से हम इसको जो है लिख सकते हैं। अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है तो हम उसको जो है इस फॉर्म में, इसको हम ब्रेक करके टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसको समझना जो है बहुत आसान है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 प्लस b2, यहाँ पे आ जाएगा जो है c2 और जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा c1 प्लस c2 और कैपिटल C3। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने a1 को मल्टीप्लाई कर दिया c1 से और a2 को जो है c1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू जो है इस तरीके से जो है सेम आएगी। तो अब इसके अलावा हमने 8 प्रॉपर्टी तक यहाँ पे समझ लिया है। इसके अलावा 3 और प्रॉपर्टी हैं जिसको हमको जो है डिटेल में डिस्कस करना है। तो आई होप कि अभी तक जितनी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर समझी है वो बहुत ही बेसिक था, पर हमको इसको जो है पता होना चाहिए। अगर हमको जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सारी प्रॉपर्टी हमको जो है अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो होप बच्चों आपको जो है यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। होप आप जो है पढ़ाई को, स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें डिटरमिनेंट्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन और जो बैलेंस जो 3 प्रॉपर्टी बच रही है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।